बच्चों नमस्कार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, आय मांग व आड़ी मांग का नियम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सकुशल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखें बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपके सामने मूल्य मांग के नियम की चर्चा की थी। आज उसी का क्रम आगे बढ़ाते हुए आय मांग और आड़ी मांग के नियम पे हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लेक्चर को देखें, समझें, लिखें। और इसमें मैंने ईमेल आईडी भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ये ईमेल आईडी मैंने दे दिया है यहाँ पे economicsdkg@gmail.com। आप यहाँ से भी अगर आपको कोई भी समस्या XYZ आती है टॉपिक को पढ़ने में, तो आप वहाँ पे अपना डिटेल भेज करके आप क्वेरी कर सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिख करके क्वेरी कर सकते हैं, या आप सीधे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मांग का नियम, जैसा कि हमने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि मांग का नियम मूल्य मांग के नियम के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिपादन मार्शल ने किया था। मार्शल ने मांग के नियम को 3 रूपों में डिवाइड किया था। नंबर 1 मूल्य मांग का नियम, आय मांग का नियम, आड़ी या तिर्यक मांग का नियम। 3 रूपों में उन्होंने डिवाइड किया था। बेसिकली मांग का नियम मूल्य मांग के नियम के रूप में जाना जाता है, जैसी की चर्चा मैंने आपसे पिछले लेक्चर में आपके सामने किया था बच्चों। तो अब आपको ये देखना है कि मूल्य मांग के नियम के साथ साथ आय और आड़ी क्या है। देखिए बच्चों, आय मांग का नियम, पिछले लेक्चर में हमने आपसे चर्चा किया था कि मूल्य मांग का नियम बेसिकली मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है, बशर्ते कि अन्य बातें ज्यों क्या त्यों बनी रहें। अर्थात मूल्य घटती है तो किसी भी वस्तु का मांग बढ़ता है, और जब किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। मूल्य और मांग के बीच निगेटिव रिलेशनशिप होते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा किया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि dx = फंक्शन ऑफ px। आपको याद होगा, नहीं याद है पिछला लेक्चर आप दोबारा देखें। अब आपको ये देखना है कि आखिर में आय मांग का नियम क्या है। ठीक, तो देखिए, आय में इनकम y से दिखाते हैं बच्चों। आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन को आय मांग का नियम कहते हैं, यदि अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान रहें अर्थात वस्तुओं का मूल्य और अन्य वस्तुओं का मूल्य, टेस्ट आदि सब एज इट बनी रहे, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन मांग में धनात्मक परिवर्तन लाएगा। आय के परिणाम स्वरूप जो डिमांड चेंज होगी, उन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन पाया जाएगा यदि अन्य बातें समान हों। देखिए, सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होगा, अर्थात बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। देखिए, मांग के नियम, मूल्य मांग के नियम में मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा था, और यहाँ पर आय मांग के नियम में जो मांग वक्र होगा वो सामान्यतः पॉजिटिव स्लोप का होगा और ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप समझिए, तो यहाँ पे हमने बच्चों आपके सामने रखा कि जैसे एक फलन भी आप dx = फंक्शन ऑफ y, p(o) एंड px, ये कांस्टेंट है। तो निश्चित रूप से ये मांग फलन है, आय मांग फलन। ये आप याद कर लें, लिख लें। तो आप ये लिख सकते हैं, आप ये क्लियर कट समझ सकते हैं कि इनकम एक तरफ हम दिखाएंगे, दूसरी तरफ डिमांड। अगर इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी, और
यदि बच्चों इनकम घटेगी कंज्यूमर की तो डिमांड भी घटेगी। इसीलिए देखिए एरो सेम दिशा में बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आय और मांग के बीच धनात्मक संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा, समान संबंध होगा। ये आपको समझना है। और अगर सामान्य संबंध है तो निश्चित रूप से वस्तुएं सामान्य हैं, और अगर वस्तुएं इन्फीरियर हैं, निकृष्ट हैं, गिफन हैं, तो निश्चित जैसा कि हमारा माइंड सेट हो जाता है हमारी आय के सापेक्ष की वस्तु कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। अगर हमको लगता है कि वस्तु खराब है तो उपभोक्ता की आय बढ़ने के बाद भी उस वस्तु की मांग में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी, तो आप उस वस्तु के संबंध में कहेंगे कि ये वस्तु निकृष्ट है या गिफन है। बच्चों ये आपको समझना है। अब आप देखिए रेखा चित्र के माध्यम से हम इसका विश्लेषण करने चल रहे हैं। अभी तो आपने एक एरो के माध्यम से हमने आपके सामने रखा कि आखिर में आय मांग है क्या, किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे दो रेखा चित्र आपके सामने हमने रखा है। दोनों रेखा चित्र में आप देखिए, रेखा चित्र 1 में मांग वक्र धनात्मक ढाल है जो सामान्य वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट करती है। देखिए रेखा चित्र में मांग रेखा धनात्मक ढाल युक्त जो सामान्य वस्तुओं में आय व मांग में धनात्मक संबंध को व्यक्त करती है, तथा गिफन वस्तु में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक है, जो ये वाला डायग्राम है। तो पहला डायग्राम बच्चों सामान्य वस्तु के संबंध में है और दूसरा डायग्राम इन्फीरियर गुड्स के संबंध में है। दोनों डायग्राम को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इस डायग्राम में देखिए आधार अक्ष पे मांग वक्र दिखाया गया है और लंब अक्ष पर इनकम दिखाया गया है। देखिए मांग वक्र सीधा पॉजिटिव स्लोप की है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। मांग वक्र सीधी रेखा है। ए बिंदु पर आप देखिए इनकम उपभोक्ता की y1 है और मांग x1 है। बी बिंदु पर जैसे ही पहुंचता है, जैसे ही उसकी आय बढ़ रही है तो वो बी पर चला जाता है। देखिए इनकम बढ़ गई y2 और मांग भी बढ़ करके x2 हो गई। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं यहाँ पे इनकम और मांग के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, और ऐसा अगर है तो निश्चित रूप से वस्तु सामान्य है। और दूसरी वस्तु है बच्चों निगेटिव स्लोप वाली जो डिमांड कर्व। देखिए दूसरे रेखा चित्र में आधार अक्ष में भी मांग यहाँ पे और लंब अक्ष पे इनकम। मांग वक्र देखिए नीचे की ओर गिर रही है, जो ये शो कर रही है कि इनकम अगर आपकी मान लीजिए y2 है तो मांग x1 है, ये वाली x1। और जैसे ही इनकम घट करके y1 हो जाती है तो मांग बढ़ करके x2 हो जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट आपका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। सपोज दैट कंज्यूमर्स के पास इनकम y1 है तो मांग x2, और जैसे ही इनकम बढ़ जाती है y2 तो देखिए उसकी मांग घट करके x1 हो जाती है। इनकम बढ़ी मांग घटी, इन्फीरियर, और इनकम बढ़ी मांग घटी तो भी इन्फीरियर। दोनों दिशाओं में आय और मांग के बीच निगेटिव रिलेशनशिप है, और ऐसा अगर है तो ये निकृष्ट वस्तु है। ये आप भली भांति समझने लिख लें, माइंड में लिख लें, दिमाग में लिख लें, ताकि कभी भूले ना। अब आप देखिए ये आपने समझा आय मांग का नियम। दूसरा मांग का नियम बच्चों आपके सामने रखेंगे आड़ी मांग का नियम। ये थर्ड है। पहला आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, दूसरा आपको इस लेक्चर में बताया, और तीसरा आपको देखिए आड़ी मांग का नियम। अब आप समझेंगे कि आड़ी मांग का नियम बच्चों है क्या। तो आड़ी मांग का नियम जिसे हम क्रॉस डिमांड लॉ के रूप में जानते हैं इंग्लिश में। क्रॉस का मतलब है, अब यहाँ पे देखिए दो तरह की वस्तु का अध्ययन हम करेंगे। एक x है और एक y है बच्चों, और x y के सापेक्ष अब आप ये देखना है कि अगर एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आड़ी मांग का नियम है। इसकी डेफिनेशन आपको समझनी है।
अन्य बातों के समान रहने पर यक्स की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वाई वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में आड़ी मांग में एक वस्तु की कीमत का उसके सापेक्ष दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो है आड़ी मांग का नियम। जैसे आप ये समझ सकते हैं, एक फलन के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है। डी एक्स इक्वल टू लिख दें, डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी ओ पी एक्स एंड वाई, ये दोनों बच्चों कांस्टेंट और परिवर्तनी है पी ओ। तो पी ओ का मतलब अदर गुड्स प्राइसेस। तो अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन, देखिए ब्रैकेट में, अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप डिमांड में होने वाले परिवर्तन को हम अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक्स की डिमांड में होने वाले परिवर्तन को क्रॉस डिमांड लॉ कहेंगे। ये आपको माइंड में सेट करना है। क्रॉस डिमांड लॉ में आड़ी मांग के नियम में बच्चों दो वस्तुएं आपको सीखनी है, समझनी है। पहली वस्तु का नाम है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु को इंग्लिश में आप कहेंगे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं वे हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में, एक दूसरे के स्थान पर एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय और काफ़ी। ठीक, स्थानापन्न वस्तुएं वे हैं जो एक दूसरे के स्थान पर, ये शब्द यहाँ पे जो अभी आप देखिए, ये स्थान वस्तु है, एक दूसरे के स्थान पर एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और काफ़ी। ऐसी वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने की दशा में स्थानापन्न वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे चाय का मूल्य अगर बढ़ जाए तो काफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं चाय और काफ़ी दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, स्थानापन्न हैं, और दोनों में एक वस्तु के मूल्य परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। ये आपको सीख करके समझ लेना है। अब आप देखिए पूरक वस्तु बच्चों क्या होती है। पूरक वस्तु बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्कूटर, पेट्रोल, जैसे पेट्रोल हो गया, गाड़ी हो गई। पूरक वस्तुओं की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध है। देखिए यहाँ पे निगेटिव हो गया, स्थानापन्न में पॉजिटिव था, पूरक में निगेटिव हो गया। पूरक एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही वर्ग के लिए दोनों वस्तुओं का, देखिए स्थानापन्न में एक के जगह दूसरा, दूसरे के जगह पहला यूज में आ सकता था, बट यहाँ एक ही काम में दोनों, जैसे पेन है, रिफ़िल है, आपको लिखने के लिए दोनों का होना साथ ज़रूरी है। जैसे पेट्रोल है, गाड़ी है, आपको कहीं जाने के लिए दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस डाउन होती है तो ऐसा पाया जाता है कि गाड़ी की डिमांड बढ़ सकती है। तो निश्चित रूप से निगेटिव रिलेशनशिप है। तो अब एक डायग्राम के माध्यम से आपको यह समझना है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन का डायग्राम एक बनाया है हमने, और एक आपके सामने निगेटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट्स में देखिए बच्चों, डिमांड वक्र पॉजिटिव स्लोप है, सीधी रेखा है। जो ये कह रहा, अगर यहाँ वाई वस्तु का मूल्य है और यहाँ पे आधार अक्ष पे एक्स की डिमांड है, तो वाई वस्तु का मूल्य जैसे ही P1 है, ये है P1 है, तो मांग X1 है, और जैसे ही मूल्य देखिए वाई वस्तु का बढ़ जाता है तो X वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। बी बिंदु पर उपभोक्ता पहुंच जाता है, पॉजिटिव रिलेशन मिलता है। जैसे चाय और काफ़ी हमने आपके सामने रखा, तो जब देखिए मूल्य Py1 से बढ़कर Py2 होती है तो दूसरी वस्तु की डिमांड X1 से बढ़ के बच्चों X2 हो जाती है। आप इसको कहेंगे स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, जैसे चाय और काफ़ी है। दूसरी वस्तु है बच्चों, देखिए ये तो आपने समझ लिया, ये पॉजिटिव स्लोप है, और जब भी पॉजिटिव स्लोप होगा तो आप ये क्लियर आप माइंड में रख लें, ये सब्स्टिट्यूट्स है, स्थानापन्न है। और ये भी रख लें कि धनात्मक है, धनात्मक संबंध है, ये भी प्रश्न पूछा जाता रहता है।
दूसरा देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री पूरक के संदर्भ में आप समझेंगे ये पूरक वस्तु है। पूरक वस्तुओं में देखिए बच्चों मांग वक्र ऋणात्मक ढाल युक्त है। देखिए आधार अक्ष पे वाई वस्तु लंब अक्ष पर वाई वस्तु का मूल्य है, आधार अक्ष पर एक्स वस्तु की डिमांड है। ये आपके सामने है। अब आपको ये समझना है कि जैसे ही देखिए मूल्य यहाँ पे सपोज दैट मूल्य Py1 है तो मांग देखिए x1 है, x की मांग ज़्यादा है, y का मूल्य कम है, x की मांग है। और y का मूल्य अगर बढ़ जाता है बच्चों तो x का डिमांड देखिए घट जाता है। एरो इधर लगी है, मूल्य बढ़ रहा है, बढ़ने का एरो, और मांग घट रही है। निश्चित रूप से देखिए उपभोक्ता B से सीधे कहाँ चला आएगा, A पर चला आएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो निगेटिव स्लोप युक्त मांग रेखा है निश्चित रूप से ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिलेशन में है, संबंध में है। और ऐसी वस्तुओं में जैसे पेट्रोल और गाड़ी है इसमें निगेटिव रिलेशन होंगे, ये आपको पूरी तरह से समझ लेना है। अर्थात पूरक में ऋणात्मक संबंध और स्थानापन्न में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ये बच्चों आपने समझा आड़ी मांग का नियम और आय मांग का नियम। तो निश्चित रूप से आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा ध्यान से समझ गए होंगे, लिखेंगे, और आगे आप ये जान लें कि आय मांग का नियम एक बेस है। मूल्य मांग का नियम, आय मांग का नियम, आड़ी मांग का नियम आगे बढ़ने का एक बेस है, एक आधार स्तंभ है। और जब तक आप स्तंभ को नहीं दिमाग में रखेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप इसको लिखें, समझें और लिख करके भेजें। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल को बिल्कुल निश्चिंत होकर के सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको किसी मीडियम की ज़रूरत ना पड़े कि सर का लेक्चर हमको कैसे मिलेगा। आपको सर का लेक्चर आपके इनबॉक्स में ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे। और लाइक भी करें, कमेंट भी लिखें, अपने अनुभव भी शेयर करें कि आपको इस लेक्चर को देखने समझने से कैसा महसूस हुआ। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप वेट करिए, अगला लेक्चर फिर लेके आऊँगा आपके सामने।